नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। मध्य प्रदेश के शाजापुर के शुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया और जनसभा कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां पर योजना में क्या कुछ कहा है, हम आपको बताते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री जटाशंकर महादेव की, श्री जटाशंकर महादेव की। हर हर महादेव। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अशोक नायक जी, मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा के लिए अभिनव प्रयोग के लिए जाने जाने वाले सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह परमार जी, माननीय सांसद देवास शाजापुर से महेंद्र सिंह सोलंकी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत शाजापुर से हेमराज सिंह सिसोदिया जी, विधानसभा प्रभारी श्री अर्जुन सिंह पाटीदार जी, विधायक गुजरात प्रवासी प्रभारी शाजापुर से अमित भाई, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद श्रीमती बबीता परमार जी, भारी संख्या में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से आज इस चुनावी सभा में उपस्थित सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए उपस्थित भाइयों बहनों, बाबा जटाशंकर की इस पावन नगरी और भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि को प्रणाम करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आया हूं। उत्तर प्रदेश को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। मां गंगा और यमुना दोनों के आशीर्वाद के साथ ही उनका संगम भी उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत के महत्वपूर्ण राज्यों में से दो महत्वपूर्ण राज्य हैं और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आपस में साझी विरासत, संस्कृति और परंपरा के साथ भी ऐसे जुड़े हैं जैसी एक आत्मा और दो शरीर के रूप में कार्य कर रहे हों। भाइयों बहनों, आज मुझे सुजानपुर में आकर के आप सबसे इस चुनावी सभा के माध्यम से ही सही संवाद का अवसर प्राप्त हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, हम सबकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम बदलते हुए भारत को अपनी आंखों से देख रहे हैं।
एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो एक समर्थ भारत है, एक सशक्त भारत है, जो भारत दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता है, बल्कि दुनिया में जहां कहीं अभाव है, अराजकता है, अव्यवस्था है, वहां हाथ पकड़ करके उसे चलना सिखाता है। ऐसा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-9.5 वर्षों के अंदर बना है। एक ऐसा भारत जिसके प्रति दुनिया का विश्वास मजबूत हुआ है। एक ऐसा भारत जो केवल दुनिया का हाथ पकड़ता ही नहीं है, बल्कि अगर कोई दुनिया में भारत को आंखें दिखाता है तो उसकी आंखों को भी दुरुस्त करने का काम करता है। एक ऐसा भारत जो संकट के समय दुनिया के लिए एक आशा है, दुनिया की मानवता की कुछ आकांक्षाओं की पूर्ति का मादा रखता है। और एक ऐसा भारत जिसने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत के 142 करोड़ लोगों को एक परिवार के रूप में मान करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ उसको जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज भारत बदल रहा है। ये बदलता हुआ भारत का निशान है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम में आप जाइए, एक नई काशी के दर्शन उत्तर प्रदेश में आपको होंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में जाएंगे, बाबा केदारपुरी की नए धाम की नई पुरी की दर्शन आपको वहां पे होंगे। महाकाल के महालोक में आएंगे तो यहां पे महाकाल का ये महालोक हम सबको एक नई अनुभूति कराता है। बाबा सोमनाथ के धाम में आप गुजरात में जाइए, आपको एक नई अनुभूति कराता है। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्यापुरी भी तो तैयार हो गई है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर विवाद का समाधान हुआ। आज मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने मंदिर में विराजमान भी होंगे। ये जो तीनों प्रकार के कार्यक्रम हैं, आप में से भी और आपके पूर्वजों ने भी अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष किया था। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि जिसके लिए हमारे पूर्वज बलिदान हुए थे, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, जिसके लिए उन्होंने साधना की थी, जो उनकी मनोकामना थी, हम अपनी आंखों से, भौतिक आंखों से आज उस कार्य को मूर्त रूप होते हुए देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा हम सौभाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर का काम क्या कांग्रेस कर पाती? कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही समस्या है। कांग्रेस चाहती ही नहीं थी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस ने तो कह दिया था कि नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और तो राम भक्तों ने कहा कि गुलामी के ढांचे को हटा देंगे, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने देश को समस्याएं दी हैं। एक कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी, नक्सलवाद की समस्या दी।
भ्रष्टाचार के कारण देश की छवि को धूमिल किया। देश के अंदर शोषण और भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के काले इतिहास को आने वाली पीढ़ी जब देखेगी, पढ़ेगी, भाइयों बहनों, कांग्रेस को छूने की बात तो दूर, वोट देने की बात तो दूर, वह दूर से छूने के लिए भी तैयार नहीं होगी। जिस कांग्रेस ने हमारे इतिहास को हर पग पग पर कलंकित करने का कार्य किया हो, उसे अपमानित करने का कार्य किया हो, इतिहास में किस प्रकार के पन्ने पढ़ाए जाते थे? इतिहास में हमें पढ़ाया जाता था कांग्रेस के समय का इतिहास अकबर महान है, यानी महाराणा प्रताप को ये महान नहीं मानते थे, अकबर को महान मानते थे। ये कांग्रेसियों का इतिहास है। और भाजपा कहती है कि महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज महान है। अंतर स्पष्ट है। एक और गुलामी की निगाहों से पूरे देश को देखने वाली कांग्रेस देश को पुनः गुलामी की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान के लिए जानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो राम और कृष्ण की परंपरा पर भी श्रद्धा रखती है, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करती है, राजा भोज की परंपरा पर भी गौरव की अनुभूति करके आगे बढ़ने का कार्य करती है। यह है भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने तो राम और कृष्ण के अस्तित्व को भी नकार दिया था। उन्होंने राम और कृष्ण के अस्तित्व को कहा ये सब तो मिथक है, ये हुए ही नहीं। यानी उनके लिए भारत का इतिहास केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रारंभ होता है और उनके लिए सबसे पवित्र ग्रंथ वही माना जाता है। वे अपने को आज भी एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट हुआ, कांग्रेसी पैदा हो गए। यानी देश का अस्तित्व है, राम और कृष्ण थे, वे मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन हमने माना, लेकिन मानने के लिए शर्त थी डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए। और भाइयों बहनों, मोदी जी का सानिध्य और उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश की जनता ने अंगड़ाई ली। जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठी, अंगड़ाई ली। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, 500 वर्षों का विवाद का समाधान हो गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। और अब तो 22 जनवरी को रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी दुनिया में जहां कहीं रह रहा होगा, हर सनातन धर्मावलंबी गौरव के साथ कह पाएगा कि रामलला हम आए हैं और मंदिर में आपको विराजमान देख करके गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, और यह हर भारतवासी के लिए गौरव की अनुभूति वाला दिन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले 20 वर्षों में जितना परिवर्तन किया है, एक त्रासदी थी उत्तर भारत के, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों की। ये बीमारू राज्य माने जाते थे, विकास की प्रगति में पीछे, बहुत पीछे छूट गए थे। मैं धन्यवाद दूंगा यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश से उभरा है। ये बीमारूपन के कलंक से मध्य प्रदेश उभरा है। उत्तर प्रदेश भी आज बीमारू राज्य से उभर चुका है। बिहार अभी उसी बीमारी की चपेट में है और राजस्थान भी उसी बीमारी की चपेट में है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मोदी जी का मार्गदर्शन है।
बीमारूपन का ठप्पा दूर हटा, अब विकसित और अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आ चुके हैं। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, इसके लिए प्रयास करना पड़ा, मेहनत होनी पड़ी। मध्य प्रदेश में शासन की योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस ईमानदारी के साथ कार्य हुआ, विरासत को सम्मानित करने और गौरव की अनुभूति कराने के लिए कार्य जिस तत्परता के साथ हुआ, मध्य प्रदेश में कृषि के जिस प्रकार के कार्य योजनाएं देश के अंदर सबसे अधिक विकास की दर वाली कृषि के लिए मध्य प्रदेश को स्थापित करने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने जो कार्य किया, भाइयों बहनों, वह अभिनंदनीय है। और उसके कारण विकास की दर में मध्य प्रदेश भी तेजी के साथ आगे बढ़ा। नए नए प्रयोग, नए नए कार्यक्रम, नए तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास, और उस नए तरीके से आगे बढ़ाने के इस प्रयास की ही श्रृंखला है कि आज मध्य प्रदेश भी अपने को कह सकता है कि हां, हम भी भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हम भी पार्ट हैं। आज मध्य प्रदेश भी इस बात को कह सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, विकास के लिए सरकार में स्थिरता, राज्य में और केंद्र में एक समान विचारधारा की एक पार्टी की सरकार होगी तो विकास कई गुना बढ़ेगी। याद रखना, कांग्रेस का विकास का अपना कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा होता तो 55 वर्षों तक देश में शासन किए थे। एजेंडा होता तो 55 वर्षों तक शासन किए थे। गरीब को मकान मिल गए होते, गरीब को शौचालय मिल गए होते, गरीब के घर में भी बिजली चल रही होती, गरीब को भी आंसू पोंछने के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए होते, गरीब को भी 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया होता। गरीब कांग्रेस के समय में भूखों नहीं मरता। के पहले का भारत, जहां पर हर भारतवासी अपनी पहचान का मोहताज था, दुनिया में जाता था, सम्मान नहीं पाता था, कहीं संकट आता था तो गुहार लगाता रहता था, कोई उसकी सुनवाई नहीं करता था। पहचान के संकट से किसने भारत के नागरिकों के सामने इस प्रकार की समस्या खड़ी की थी? इस समस्या की जड़ भी थी कांग्रेस, जिन्होंने लंबे समय तक देश के शासन को किया, अपने परिवार के बारे में सोचा, लेकिन देश के बारे में नहीं सोचा। परिणाम था पहचान का संकट हमारे देश के नागरिकों के सामने, दुनिया के मंचों पर। देश के अंदर अविश्वास का वातावरण, याद करिए देश के अंदर की स्थिति क्या थी। 2014 के पहले व्यापक अविश्वास, व्यापक भ्रष्टाचार, कहीं आतंकवाद था, कहीं नक्सलवाद था, कहीं उग्रवाद था, कहीं अलगाववाद था। भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलती हुई दिखाई दे रही थी और उसमें देश के बारे में सोचने की बजाय कांग्रेस के नेतृत्व की उस समय की सरकारें एक परिवार के बारे में सोचती थी। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की त्रासदी बन चुकी है, वह परिवार से मुक्त नहीं हो सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस और समस्या ये दोनों एक साथ चलती हैं, यानी दोनों एक साथ हैं। कांग्रेस आएगी तो अपने साथ समस्या भी लेकर के आएगी, उनके लिए समाधान नहीं है, वे देश की समस्या है। और भाइयों बहनों, कोई
कोई भी प्रबुद्ध नागरिक, कोई भी सजग नागरिक समय रहते समस्या का किनारा कर देता, उसका समाधान का रास्ता निकालता है, नहीं तो उससे स्वयं किनारा कर देता। ये चुनाव आप सबके सामने एक बार फिर से अपने आप को पहचानने और नए भारत के बारे में अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराने का नाम भी है। उसी के लिए हम आए हैं। 2014 के बाद का भारत कितना परिवर्तन आया है, जहां पे विकास भी है, आस्था का सम्मान भी है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का संकल्प भी है, तो चुनौतियों से जूझने का जज्बा भी है। आतंकवाद की समस्या का समाधान आतंकवाद कहां से है? अगर आतंकवाद कश्मीर में धारा 370 से है तो 370 को ही सदैव के लिए दफन कर दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब समस्या की जड़ ही समाप्त हो जाएगी तो देखो बीजेपी तो वही कर रही है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में ढांचे को हटा करके कर दिया था कि जब ढांचा ही नहीं रहेगा तो लोग मांग क्या करेंगे। जब आतंकवाद की जड़ ही नहीं रहेगी तो कश्मीर में धारा 370 ही समाप्त कर दो, समस्या ही समाप्त कर दो। और चुनाव में जनता जनार्दन को यही करना चाहिए, कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, समस्या ही समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, आप याद करिए, अगर कांग्रेस साथी 1947 में सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता। लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब अगुवाई की तो कांग्रेस के उस समय के नेतृत्व ने विरोध किया। अयोध्या में राम मंदिर का कांग्रेस विरोध करती रही। जब आंदोलन खड़ा हो गया तो उन्होंने एक नया सगोपा छोड़ दिया कि राम तो हुए ही नहीं। आखिर कांग्रेस ने कहा ना, सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने एफिडेविट भी दिया था, राम नहीं है, ये तो मिथक है, कृष्ण मिथक है। अब जो पार्टी सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करती हो, अगर वो अपने महापुरुषों को, अपनी आस्था के प्रतीकों को विस्मृत कर दे रही है तो उसको रहने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने समस्या दी, मोदी जी आए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई कि डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या की समस्या का सदैव के लिए समाधान कर दिया। हमने तो कहा ही नहीं था ना, हमने तो कहा था भाई आएंगे, समस्या का समाधान संविधान के दायरे में रहकर कर देंगे। और क्या ही नहीं, अब तो मैं आपको ये भी आमंत्रण देने के लिए आया हूं कि 22 जनवरी को रामलला के भव्य मंदिर में भगवान राम विराजमान होने जाएगा। समाधान ऐसा जिसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में थी, महाकाल के महालोक की अनुभूति मध्य प्रदेश वासी कर रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथपुरी, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ धाम, एक चमक उठे हैं कैसे। ये है भारत। भाइयों बहनों, इस नए भारत पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज दुनिया में संकट आता है, लोग आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहे हैं। हर भारतवासी को अपने भारत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए।
और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस चाहती 1947 में सरकार बनने पर या 1952 में पहली आम चुनाव के बाद बनी सरकार के दौरान, तब तो कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, हर घर को शौचालय में भी उपलब्ध करवा सकते थे, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत भी दे सकते थे, हर घर में बिजली पहुंचा सकते थे, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचा सकते थे, हर खेत को पानी पहुंचा सकते थे। एम्स, आईआईटी और आईआईएम की एक नई श्रृंखला खड़ी कर सकते थे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेस हाईवे, सिंचाई की आधुनिकतम सुविधाएं वे भी दे सकते थे, लेकिन विकास उनके एजेंडे में नहीं था। कांग्रेस तो कहती थी कि देश